हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास बस बेजान तारीखों और घटनाओं का एक कलेक्शन है, लेकिन सच कहूं तो ये इस बात का बहुत गहरा स्टडी है कि आखिर कहानी सुना कौन रहा है। चलिए आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की नींव और उसके अलग अलग नजरियों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये टॉपिक सच में बहुत फैसिनेटिंग है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो लगता है कि जो पन्नों पर छप गया बस वही अल्टीमेट सच है, लेकिन असल में हर हिस्टोरिकल इवेंट को देखने के अलग अलग चश्मे होते हैं। आज हम उन्हीं चश्मों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे हिस्टोरियंस अपने पर्सनल व्यूज और बैकग्राउंड से पास्ट को एक बिल्कुल नया रूप दे देते हैं। अब हिस्टोरियोग्राफी या इतिहास लेखन का कॉन्सेप्ट अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब सिर्फ बीती हुई बातों को किसी किताब में लाइन से लिख देना नहीं है। इसका रियल मीनिंग है ये समझना कि हिस्टोरियंस आखिर किस तरीके से और किस स्पेसिफिक नजरिए से उन घटनाओं को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक ही घटना के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसकी सिस्टमैटिक स्टडी ही हिस्टोरियोग्राफी का कोर है। मतलब एक हिस्टोरियन का अपना लेंस उस पूरी कहानी की डायरेक्शन बदल सकता है जिसे हम सदियों या दशकों बाद पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अलग अलग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, किसी भी इंसान की आइडियोलॉजी, उसका बैकग्राउंड और उसका मोटिव। जब कोई हिस्टोरियन किसी इवेंट के बारे में लिखता है तो उसके अपने पर्सनल थॉट्स, उसकी सोसाइटी और वो हिस्ट्री क्यों लिख रहा है, ये सारी बातें अनकॉन्शियसली उसकी राइटिंग में शामिल हो ही जाती हैं। यही वजह है कि एक ही घटना के कई अलग और कभी कभी तो बिल्कुल ऑपोजिट वर्जन्स देखने को मिलते हैं। जो घटना एक के लिए बगावत हो सकती है, वही किसी और के लिए महान स्वतंत्रता संग्राम। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा बहुत क्लियर है। पहला, इंट्रोडक्शन टू हिस्टोरियोग्राफी। दूसरा, द 5 पर्सपेक्टिव्स ओवरव्यू। तीसरा, कॉलोनियल वर्सेस नेशनलिस्ट व्यूज। चौथा, मार्क्सिस्ट एंड कैम्ब्रिज स्कूल्स। और पांचवा, द सबाल्टन व्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, द 5 पर्सपेक्टिव्स ओवरव्यू, लेंसेज ऑफ हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं कि हिस्ट्री को देखने के ये अलग अलग चश्मे आखिर हैं क्या। ये रहे हिस्ट्री लिखने के 5 मेन अप्रोचेस: कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, कैम्ब्रिज और सबाल्टन। इनमें से हर एक आइडियोलॉजी इंडियन हिस्ट्री के बिल्कुल अलग अलग हिस्सों पर जोर देती है। देखिए, किसी भी एक व्यू को हम कंप्लीटली गलत या सही नहीं कह सकते। ये सब मिलकर पास्ट की एक बहुत ही बड़ी और कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करते हैं। तो आइए इनमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये पांचों पर्सपेक्टिव्स आपस में कैसे टकराते हैं और कैसे एक ही इंडिया का इतिहास इन 5 चश्मों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। सेक्शन 3, कॉलोनियल वर्सेस नेशनलिस्ट व्यूज, द अपोजिंग फोर्सेस। सबसे पहले इन 2 विरोधी ताकतों का टकराव समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कॉलोनियल पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये वो नजरिया है जिसे मोस्टली ब्रिटिश हिस्टोरियंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने दुनिया के सामने रखा। ये अप्रोच इंडिया को हिस्टोरिकली काफी बैकवर्ड और अनसिविलाइज दिखाता है। इस आइडियोलॉजी के हिसाब से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ही इंडिया में सिविलाइजेशन लेकर आया था। सच कहें तो ये इंडिया पर ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करने का एक एकेडमिक तरीका था। उन्होंने अपने ऑप्रेसिव रूल को एक बैकवर्ड कंट्री के लिए सिविलाइजिंग मिशन का नाम दे दिया। ये हिस्ट्री राइटिंग कोई न्यूट्रल स्टडी नहीं थी, बल्कि उस वक्त के रूलर्स ने अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क सेट किया था। अब जैसा कि हम जानते हैं, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। कॉलोनियल व्यू के बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा हुआ नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव। यह अप्रोच डीप इंडियन प्राइड पर जोर देता है और नेशनल यूनिटी पर अपना पूरा फोकस रखता है। इंडियन हिस्टोरियंस ने कॉलोनियल नैरेटिव का बहुत स्ट्रांगली और इंटेलेक्चुअली विरोध किया। उन्होंने अपनी राइटिंग से यह प्रूव करने की कोशिश की कि इंडिया कोई अनसिविलाइज्ड या बैकवर्ड देश नहीं था, बल्कि इसकी अपनी एक रिच लेगेसी और यूनाइटेड रेजिस्टेंस की पावर थी। ये पूरा अप्रोच इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को वापस एस्टैब्लिश करने और लोगों में आजादी की आग जलाने पर फोकस था। तो अब देखते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज ग्राउंड जीरो पर अप्लाई कैसे होती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 1857 की घटनाएं। कॉलोनियल चश्मे से देखने वाले हिस्टोरियंस इसे सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह कहते हैं। मतलब उनके लिए ये बस कुछ नाराज सैनिकों का झमेला था, नथिंग मोर। लेकिन दूसरी तरफ नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानता है। घटना बिल्कुल वही है, वही साल, वही लोग, वही स्ट्रगल, लेकिन हिस्टोरियन के लेंस के हिसाब से उसका नाम, इंपॉर्टेंस और आइडेंटिटी पूरी तरह से बदल गई। है ना कमाल की बात। सेक्शन 4, मार्क्सिस्ट एंड कैम्ब्रिज स्कूल्स, क्लास एंड एलिट्स। अब थोड़ा इमोशनल डिबेट से बाहर निकलते हैं और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स और पावर डायनामिक्स पर ध्यान देते हैं।
मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हिस्ट्री को मेजर करने का स्केल ही बदल देता है। ये व्यू हिस्ट्री को क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष के थ्रू एनालाइज करता है। यहां नेशन की बाउंड्रीज या रिलीजन की बात नहीं होती, बल्कि सिस्टेमिक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट किया जाता है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के लिए मेन कहानी ओप्रेसर्स और वर्किंग क्लास, स्पेशली किसानों और मजदूरों के बीच का इकोनॉमिक टकराव है। उनके नैरेटिव के सेंटर में बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, बल्कि आम मेहनतकश लोग होते हैं, जिनके दम पर सोसाइटी चलती है और जिन्हें पावर हमेशा दबाने की कोशिश करती है। इसके बाद आती है कैम्ब्रिज स्कूल की बारी। ये अप्रोच हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल मास मूवमेंट्स को लेकर काफी सिनिकल नजरिया रखता है। कैम्ब्रिज स्कूल इन मूवमेंट्स को मेनली एलिट्स की पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग यानी पावर ग्रैब करने की चालबाजी मानता है। ये आम जनता के रोल और उनकी एजेंसी को काफी हद तक मिनिमाइज कर देते हैं। सिंपल टर्म्स में कहें तो इनके अकॉर्डिंग बड़े बड़े फ्रीडम मूवमेंट्स शायद कोई ग्रेट आइडियलिस्टिक रेवोल्यूशंस नहीं थे, बल्कि सिर्फ कुछ गिने चुने पॉलिटिशियंस और एलीट्स के बीच पावर हासिल करने की एक फाइट थी, जिसमें कॉमन मैन सिर्फ एक पॉन यानी मोहरा था। और आखिर में सेक्शन 5, द सबल्टन व्यू, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। यहां कहानी सोसाइटी के सबसे निचले तबके की तरफ घूम जाती है। सबॉल्टर्न स्कूल, जो कि उन एलीट सेंट्रिक फ्रेमवर्क्स के डायरेक्ट रिएक्शन में इमर्ज हुआ, इसका मेन मकसद उन आवाजों को स्टेज पर लाना है जिन्हें मेन स्ट्रीम हिस्ट्री ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था। यह पर्सपेक्टिव आम जनता, आम मासेस की हिस्ट्री पर फोकस्ड है। इसमें स्पेशली फार्मर्स, वर्कर्स और दलित्स की बात होती है, जिनका कंट्रीब्यूशन इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह व्यू उन ग्रास रूट्स मूवमेंट्स को सामने लाता है जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, जैसे उस वक्त की कांग्रेस पार्टी, से बिल्कुल अलग और इंडिपेंडेंट थे। यह स्ट्रांगली प्रूव करता है कि आम जनता की अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी। ये टेबल हमारे इस पूरे एनालिसिस को एक जगह ब्यूटीफुली समराइज करती है। देखिए कैसे एक ही टाइमलाइन 5 अलग अलग फोकल पॉइंट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ कॉलोनियल व्यू है, जिसका प्राइमरी फोकस इंडिया के बैकवर्डनेस और सिविलाइजिंग मिशन पर है। उसके ठीक ऑपोजिट नेशनलिस्ट व्यू का फोकस इंडियन प्राइड और यूनिटी पर है। मार्क्सिस्ट नजरिया कंप्लीटली क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पर टिका है। कैम्ब्रिज स्कूल इन सबसे अलग हटकर सिर्फ एलीट पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग को देखता है। और आखिर में सबॉल्टन व्यू आम जनता और ग्रासरूट्स लेवल के एक्शंस पर लाइट डालता है। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि इतिहास कभी भी वन डायमेंशनल नहीं होता। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का कोर एसेंस इन शब्दों में परफेक्टली कैप्चर किया गया है। इस भाग में हमने इतिहास लेखन के प्रमुख दृष्टिकोणों को समझा। अगले भाग में हम अन्य दृष्टिकोणों और राष्ट्रवादी आंदोलन के निर्माण को विस्तार से समझेंगे। ये लाइन हमारी आज की डिस्कशन की फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करती है और आगे के लिए एक क्लियर पाथ सेट करती है। इस डीप डाइव के बाद एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में आता है, क्या सच में कोई एक सिंगल पर्सपेक्टिव कभी भी हमें पूरी हिस्ट्री बता सकता है? जब हर चश्मा एक बिल्कुल अलग रियलिटी दिखाता है, तो क्या एब्सोल्यूट हिस्टोरिकल ट्रूथ जैसी कोई चीज वाकई में एग्जिस्ट करती भी है? सोचिएगा जरूर। इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये एनालिसिस यहां कंक्लूड होता है। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो इतिहास की किसी साधारण टाइमलाइन से बिल्कुल अलग है। आज हम भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास को समझेंगे, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। हम सिर्फ तारीखें नहीं रटने वाले, इसके बजाय हम उन अलग अलग नजरियों की गहराई में उतरेंगे जिनसे इतिहासकारों ने इस पूरे संघर्ष को देखा है। क्योंकि सच तो यह है कि इतिहास सिर्फ एक सीधी साधी कहानी नहीं होती, ये तो कई कहानियों का एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प ताना बाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। फटाफट आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 का एक छोटा सा रिकैप करेंगे, फिर हम इतिहास लेखन के अलग अलग दृष्टिकोणों को समझेंगे, उसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन का गठन और फिर इस आंदोलन की प्रमुख रणनीतियां। अंत में इन सभी हिस्सों को जोड़कर एक संपूर्ण चित्र बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, पार्ट 1 का रिकैप। अगर हम पिछली बातों को थोड़ा सा याद करें तो हमने उन बुनियादी आधारों को समझा था जिन पर आधुनिक भारत का इतिहास टिका है। हमने देखा था कि कैसे शुरुआती घटनाएं आकार ले रही थीं। अब उस नींव के साथ हम पूरी तरह तैयार हैं कुछ नए ऐतिहासिक चश्मे पहनने के लिए, जिनसे हम आगे की घटनाओं को एक बिल्कुल नई रोशनी में देख पाएंगे। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इतिहास लेखन के दृष्टिकोण। इसे एक ऐतिहासिक प्रिज्म की तरह समझिए। जब अतीत की कोई घटना इस प्रिज्म से गुजरती है
तो वो कई अलग अलग नजरियों के रंगों में बिखर जाती है। इस कड़ी में सबसे पहला नजरिया है नारीवादी इतिहास लेखन। यह पर्सपेक्टिव वास्तव में बहुत ही क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि यह अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित करता है। लंबे समय तक मुख्य धारा के इतिहास में महिलाओं के योगदान को वह जगह नहीं मिली जिसकी वे असल में हकदार थी। यह दृष्टिकोण उसी कमी को पूरा करता है। यह बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे महिलाओं ने घरों से बाहर निकलकर और नेतृत्व संभालकर इस स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। एक और अप्रोच है जिसे सांप्रदायिक इतिहास लेखन कहा जाता है। इसे हमें एक विशुद्ध एकेडमिक लेंस की तरह देखना है, जिसका इस्तेमाल कुछ इतिहासकारों द्वारा घटनाओं के भ्रम आधारित व्याख्या करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोणों और उन जटिल परिस्थितियों पर फोकस करता है जिनके कारण अंततः विभाजन हुआ। बिना किसी पक्षपात के ये लेंस केवल उन कारणों का अध्ययन करता है जिन्होंने उस दौर के सामाजिक ताने बाने और राजनीतिक लामबंदी को प्रभावित किया था। और अब बात करते हैं उदार या नव उदारवादी दृष्टिकोण की। ये लेंस कहानी को बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाता है। यहां भावनाओं या धर्म पर नहीं, बल्कि पूरा फोकस आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण पर है। जो इतिहासकार इस चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, उनका मानना है कि औद्योगिकरण, बाजार की ताकतें और आर्थिक नीतियां ही इसके मुख्य प्रेरक थे। उनका तर्क है कि यह संघर्ष सिर्फ राजनीतिक आजादी का नहीं था, बल्कि संसाधनों के नियंत्रण और बाजार के विस्तार से गहराई से जुड़ा हुआ था। चलिए अब जमीनी हकीकत पर आते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन का गठन। ये जो पूरा आंदोलन था, ये कोई रातों रात बनी हुई चीज नहीं थी। ये उपनिवेशवाद के खिलाफ एक लंबा और लगातार चलने वाला संघर्ष था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कभी एक सीधी रेखा में नहीं चला। इसके कई अलग अलग चरण थे। शुरुआती दौर की याचिकाओं और अपीलों से लेकर बाद के दौर की सीधी कार्रवाई तक, हर चरण के अपने अलग नेता और अपने अलग तरीके थे। यह सच में देखने वाली बात है कि कैसे विभिन्न वर्गों ने एकजुट होकर प्रतिरोध का एक शक्तिशाली रूप तैयार किया। यह आंदोलन किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं था। किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी, इन सबने एक साथ मिलकर उपनिवेशवाद के खिलाफ एक पूरी और अटूट इकाई का निर्माण किया। यही तो इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत। अब बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, आंदोलन की प्रमुख रणनीतियां। आखिर इस संघर्ष को लड़ा कैसे गया? रणनीतियों का यह क्रमिक विकास बहुत कुछ कहता है। शुरुआत होती है शांतिपूर्ण आंदोलन या स्टेप 1 से, जहां संवैधानिक सुधारों पर जोर था। फिर जब वो काफी नहीं रहा तो यह जन आंदोलन यानी स्टेप 2 में बदल गया, जहां लाखों लोग सड़कों पर उतरे। और अंततः कुछ मामलों में इसने उग्र आंदोलन या स्टेप 3 का रूप ले लिया, जहां विरोध और भी ज्यादा मुखर और सीधा हो गया। यह एवोल्यूशन हमें साफ साफ बताता है कि समय और परिस्थिति की जरूरत के हिसाब से तरीके कैसे बदलते गए। तो अंत में हम अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, निष्कर्ष, यानी इन सब को मिलाकर बनने वाला संपूर्ण चित्र। यही हमारे पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार है। जैसा कि हमने उस प्रिज्म के उदाहरण से समझा था, इतिहास के कई दृष्टिकोण होते हैं। नारीवादी, सांप्रदायिक या उदारवादी। अकेले में शायद ये सब अधूरे लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सभी मिलकर पूरा चित्र बनाते हैं। जब हम इन सभी दृष्टिकोणों को एक साथ रखते हैं, तभी हम अतीत की जटिलताओं को उनके सही रूप में समझ पाते हैं। इनमें से किसी एक को भी छोड़ने का मतलब होगा इतिहास के एक बड़े हिस्से को नजरअंदाज कर देना। और इसी शानदार विचार के साथ हम आज की इस चर्चा का समापन करते हैं। इस प्रकार आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण हमें अतीत को अलग अलग नजरियों से समझने में मदद करते हैं। यह विचार हमेशा याद रखने लायक है। तो अगली बार जब भी हम इतिहास का कोई पन्ना पलटें, तो हमें खुद से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, जो कहानी हमें बताई जा रही है, क्या वो पूरी सच्चाई है या सिर्फ किसी एक चश्मे से देखा गया सच? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।